द सेकंड पैरा। पहला हमने पैरा पढ़ लिया था अबाउट इन लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। हमने साहिब आलम के बारे में पढ़ा जो कि कचरा उठाने का काम करता था, परंतु उसका नाम साहिब आलम उस पर किसी भी प्रकार से सूट नहीं होता था, क्योंकि एक प्रकार से साहिब आलम का मतलब ही होता है कि पूरी सृष्टि का मालिक, और उसके नाम के विपरीत था कचरा उठाता था। तो उसके बाद हमने कल इस पे देखा था कि किस प्रकार से वैसे काफी लोग ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे जो नंगे पैरी घुमा करते थे, जिससे इन्होंने एक प्रकार से अपनी गरीबी की स्थायी अवस्था को मान लिया था। ये हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक छोटी सी कहानी एक बच्चे की जिससे उसके जूते मिल जाते हैं। दूसरा ये जो पैसेज है, पैसेज नंबर 3, वो सीमापुरी, वो बस्ती जिस बस्ती में साहिब आलम और उसके जैसे बच्चे रहते हैं उसके बारे में था। इस पे कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ये पूछ सकता है डिस्क्रिप्शन अबाउट द सीमापुरी। सीमापुरी किस प्रकार से बसा हुआ था, उसकी वहां के रहने वाले लोगों की अवस्थाओं का को डिस्क्राइब कीजिए। बड़ा प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर, पहले बना नहीं इसलिए कह रहा हूं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन। आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। जो लेखिका है वो बता रही है अब, आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी के एक आदमी से मैंने कहानी सुनी थी एक बार। टोल्ड भी, जैसा कि उसने वो कहानी मुझे बताई थी। कहानी क्या थी देखिए। कहानी ईश्वर के प्रति आस्था की कहे या नहीं कहे, कोई लोग कुछ मांगकर मिल जाता है, उसकी कहानी है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। कहानी है कि जिसने कहानी सुनाई वो बता रहा है कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि वह एक मंदिर के पास से होकर गुजरते हुए वह उस समय स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए क्राइस्ट, और जिस मंदिर के पास से गुजरता था उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह उस टेम्पल, जो टेम्पल था उसके पास थोड़े समय के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और जो टेम्पल में जो भगवान होता था उससे हाथ जोड़कर वो जूतों के लिए प्रार्थना करता था। लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, परंतु ये जूते मांगता था। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन। लेखिका वापस उस व्यक्ति के कस्बे में जाती है, वो व्यक्ति जिसने उसे कहानी सुनाई थी। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में जाती है। which was now drowned in air of desolation, और उस मंदिर में भी जाती है जो कि किसमें डूबा हुआ है, एक उजाड़ हो चुका है। अब देखिए डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब उजाड़, सब कुछ उजड़ जाना। एक शब्द अभी आपने पढ़ा होगा आइसोलेशन, ये डिसोलेशन है मतलब कि उजड़ जाना। इन द बैकयार्ड देयर लिव्ड द न्यू क्राइस्ट, और उजड़े हुए मंदिर के बैकयार्ड में पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, उस पुजारी के वहाँ लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का आता है उसके ग्रे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। बियरिंग सॉक्स, उसके मोजे पहने हुए होते हैं। एंड शूज, मोजे और जूते उसके पहने हुए होते हैं। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब हाँफते हुए, दौड़ते हुए, दौड़ने की वजह से जो बच्चे हाँफ जाते हैं उसे पेंटिंग कहते हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, हाँफते हुए वो आया था, उसने अपना स्कूल बैग पटक दिया। ऑन ए फोल्डिंग बेड, जो बिस्तर था, फोल्डिंग करने वाला जो बेड था, बिस्तर के ऊपर उसने अपना बैग पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर another boy had made of the goddess when he had finally got a pair of shoes. I remembered the prayer another boy had made to the goddess. और उस लड़के को देखते हुए उस लेखिका को उस लड़के की याद आई जिसने कभी जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। The goddess when he had finally got pair of shoes, और अंततः उसे वो जूते मिल गए थे। मतलब ये कि 30 साल पहले किसी एक लेखक से किसी ने कहानी सुनाई थी, और वो
वही व्यक्ति जिससे कहानी सुनाई थी वो एक मंदिर के सामने खड़ा रहता था, जूतों के लिए प्रार्थना करता था। और जब 30 साल के बाद वापस जब लेखिका वहां पर जाती है तो वही व्यक्ति जब वापस 30 साल के बाद लेखिका जब वापस उसी मंदिर में जाती है तो जो 30 साल पहले जिस बच्चे ने प्रार्थना की थी वही व्यक्ति मिलता है उसे मंदिर के बैकयार्ड में। और उसका जो जिसने प्रार्थना की थी उसका बच्चा जब स्कूल से लौटता है उसने जूते और मोजे पहने हुए होते हैं। तो लेखिका यहाँ पर कह रही है कि अंततः भगवान ने उसकी देवी माँ ने उसकी सुन ली थी और जूते उससे दिलवा दिए थे, अर्थात कि वो खुद जूते नहीं पहन पाया पर उसका बच्चा है वो जिससे जूते पहने हुए थे। लेट मी नेवर लॉस्ट हिम, द गॉड हैज ग्रांटेड हिज प्लान। और जो देवी माँ ने उसकी इच्छा को पूरी किया था और उसके जूते अब कभी नहीं खोए। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ बोर्न शूज। अब वो छोटा सा बच्चा जो कि उस पुजारी का बच्चा था उसने अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, परंतु भारत में इस देश में से बहुत सारे रैग पिकर्स थे। रैग पिकर का मतलब कचरा बीनने वाले। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे थे मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले जो अभी भी बिना जूतों के थे। मतलब ये लेखिका ये कहना चाहती है कि किसी एक की दुआ कबूल हुई पर उससे क्या होता है, अभी भी देश में से लाखों करोड़ों बच्चे जो अभी भी बिना जूतों के जो चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना के कालखंड में आपने सड़कों पर मीलों लंबा कारवां देखा था। उस कारवां में आपने ये भी जरूर देखा होगा कि उसमें कई सारे ऐसे बच्चे बूढ़े ऐसे थे जो बिना चप्पल के जा रहे थे। आप देखिए कि कोई किसी को कुछ भी मजा नहीं आता है कि इतनी गर्मी में तपती सड़क पर बिना चप्पल या जूतों के चलना। पर कई बार क्या होती है कि जिंदगी इतनी बेबस होती है, सब करवा लेती है। तो ये एक कहानी है और ये कहानी एक प्रकार से इस पूरे पैसेज में एक बाधा ही पैदा करती है। मेरे हिसाब से लेखिका ने बहुत ज्यादा जगह घेर ली इस कहानी के लिए। जो कहानी जो संदेश देना चाहती थी वो एक छोटी लाइन से भी उससे पहले ही दे दिया था। बट दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट, दैट पैसेज वाज नॉट इम्पोर्टेंट बट दिस पैसेज इज टू मच इम्पोर्टेंट। इट इज रिलेटेड टू ऐसे टाइप क्वेश्चन। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। देखिए, माई एक्वेंटेंस का मतलब परिचय। माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर। कि उन जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे थे उनके साथ जो मेरा परिचय था वो मुझे सीमापुरी तक ले गया। प्रश्न पूछेगा इसका, व्हाई डिड राइटर गो टू सीमापुरी? सीमापुरी क्यों गई? कि तो उसका लिखना होगा कि बच्चों के साथ उसका जो परिचय हुआ इसलिए उत्सुकतावश उन बच्चों को देखने के लिए वो जो जिस हालातों में रहते उन्हें देखने के लिए वो सीमापुरी गई। अब व्हाट इज द सीमापुरी? यहाँ डिटेल ध्यान दीजिए। तो सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब परिधि, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली दैट माइल्स अवे फ्रॉम इट। सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर स्थित था। दिल्ली का जो सीमावर्ती क्षेत्र था उस क्षेत्र में स्थित था। पर बाद वाली लाइन देखिए, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, परंतु उस दिल्ली से मीलों दूर था। कवित्री की जो लेखिका क्या कहना चाहती है, अर्थात कि दिल्ली बहुत ही पास थी। दिल्ली जो इस देश का दिल है, दिल्ली जो इस देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, दिल्ली जो इस भारत की भाग्य विधाता है, दिल्ली जहाँ की संसद में देश के 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनते हैं, उसके ठीक इतने पास होते हुए भी सीमापुरी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर थी। मतलब कि जो विकास पहुंचना चाहिए था सीमापुरी तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए एक तरफ दमकती हुई दिल्ली थी, दूसरी तरफ नरक की तरह सड़ता हुआ सीमापुरी था। तो इन दोनों के बीच में मीलों का अंतर था। मेटाफोरिकली का मतलब लाक्षणिक रूप से, मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970। यदि देखा जाए लाक्षणिक रूप से भी कहा जाए दोज हु लिव हियर,
वो जो सीमापुरी में रहते थे वो कौन थे? आर स्क्वेटर। स्क्वेटर का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी रूप से किसी जगह पे रहना, किसी दूसरे देश में रहना, बिना किसी इजाजत के या बिना किसी पासपोर्ट के या बिना किसी नागरिकता के। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। जो सीमापुरी में रहते थे वो कौन थे? स्केटर थे, अवैध प्रवासी थे। Who came from बांग्लादेश back in 1971, जो कि 1971 में कहां से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। यदि आपको इतिहास का यदि आपको नॉलेज हो तो उसमें आप लोग देखोगे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान लाखों बांग्लादेशी उस समय भारत में अवैध रूप से घुस गए थे, तो ये उसी का हिस्सा थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, और साहेब आलम, साहेब का परिवार था, उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब बीहड़, जहाँ पर झाड़ वगैरह वृक्ष वगैरह उगे हुए थे, कंटीली झाड़ियाँ थी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। उस समय जो सीमापुरी एक बीहड़ क्षेत्र था, इट स्टिल इज, वो जो कि आज भी है। समझिए ये प्रतीक है, अर्थात कि सिर्फ जगह के बसने से सभ्यताएं नहीं बदलती है। वो तब भी बीहड़ था, आज भी बीहड़ है, क्योंकि एक अच्छे जीवन से सीमापुरी तब भी अछूता था और एक अच्छे जीवन से आज भी अछूता है, इसलिए उसे आज भी बीहड़ कहा गया है। शायद फैमिली सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, तब एक बीहड़ था। इट इज स्टिल, ये अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं है। खाली नहीं का क्योंकि पहले ये बिल्कुल खाली था, यहाँ पर लोग नहीं रहते थे, बीहड़ था, परंतु अब एक ऐसा बीहड़ है जो खाली नहीं है, जिसमें लोग तो रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब ये सीमापुरी का वर्णन के बारे में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। हाउ सीमापुरी लुक्स लाइक। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ मिट्टी के बने हुए ढांचे थे, मिट्टी के बने हुए घर थे, विथ रूफ ऑफ टीन एंड टापोलिन, और जो छत के रूप में जो टीन थे, जो अपन अपनी भाषा में कहे कि जो चद्दरें थी, लोहे की बनी चद्दरें, और जो तारपोलिन होता है जिसे कि प्लास्टिक कहते हैं, वो उसके ऊपर छत के रूप में ढका हुआ था। डिवोइड, डिवोइड का मतलब ही नहीं होना, डिवोइड, स्यूइज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और वहां पर न तो पानी के निकासी की कोई व्यवस्था थी, न गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था थी। लिव 10,000 डेड पिकर्स, और ऐसी जगह पर ऐसे हालातों में उन झुग्गी झोपड़ियों में कितने हजार लोग रहते थे? 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते थे। न तो वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था थी, न गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था थी, न नालियां थी। कच्चे मकान थे, कच्चे मकानों के ऊपर छत के रूप में अपने इस्पात की चद्दरें और तारपोलिन अर्थात की प्लास्टिक के कवर लगे हुए थे। They have lived here for more than 30 years. कितने सालों से यहाँ पर रहे थे? 30 सालों से। 3 दशक किसी भी जिंदगी को बदलने के लिए कम नहीं होते हैं। They have lived here for more than 30 years. 30 सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे। Without an identity, बिना किसी पहचान के। ठीक है, बिना किसी पहचान के किसी दूसरे मुल्क में 30 साल रहना भी गलत होता है। आप उस बात को यूरी की समर्थन नहीं कर सकते, परंतु ये उनकी जिंदगी थी, ये उनकी बेबसी थी। विदाउट एनी आइडेंटिटी 30 साल से वो बिना परिचय के यहाँ पर रह रहे थे। इसमें एक संकेत भी जाता है, अर्थात कि चाहे तो उसका मतलब उन्हें निकाल सकते थे, पर उन्हें निकाला नहीं जा रहा था, उन्हें वहां रहने दिया जा रहा था, क्योंकि उससे किसी का स्वार्थ भी पूरा होता था। कैसे? विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, न तो किसी परिचय पत्र के, न किसी इजाजत के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय क्रेडिट। परंतु उनके नाम राशन कार्ड में जुड़ गए थे, ताकि उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हुए थे, जुड़ जाए, और उस राशन कार्ड से उन्हें क्या मिलता था? सॉरी, और उस राशन कार्ड से उन्हें कुछ खाने के लिए अनाज भी मिल जाता था। लेकिन उन्हें निकाला क्यों नहीं जा रहा था? बिकॉज दे वर ओनली वोटर। वॉट नीड द लीडर? हमारे नेताओं को क्या चाहिए? नेताओं को भीड़ चाहिए, नेताओं को सिर चाहिए, उन्हें गिनती चाहिए, उन्हें व्यक्ति नहीं चाहिए, उन्हें भीड़ चाहिए।
तो 10,000 लोग उनके लिए एक अच्छे वोटर थे, इसलिए कुछ पार्टियां चाहती थी कि वो वापस बांग्लादेश ले जाए, भले नरक की तरह नार की जिंदगी जिए, फिर भी वो उनके लिए वाटर का काम कर रहे थे, इसलिए वो अवैध रूप से भारत में बसे हुए थे। That get their names on water list and enable them to buy grain. Grain का मतलब ताकि वो अनाज खरीद सके। Food is more important for survival than an identity. इतनी बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। Food is more important for survival. Survival मतलब जीना, अस्तित्व में रहना। Survival than an identity. अनाज जीवन के मतलब कि अनाज पहचान के मुकाबले में जीने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। अर्थात कि आइडेंटिटी आपकी पहचान नहीं होगी तो चलेगी, क्योंकि पहचान किसी काम की नहीं यदि आपका पेट खाली है, इसलिए पेट की भूख से बढ़कर कभी कोई पहचान हो नहीं सकती, इसलिए उन्हें पहचान की जरूरत महसूस नहीं होती थी। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में कोई कोटेशन कह रहा है, देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful lands of green fields and rivers। इतना बड़ा वाक्य, इसे टुकड़ों में एक औरत जब कह रही है, औरत क्या कह रही है, वो अपने विचार क्या प्रकट कर रही है, उसे समझिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को भोजन करा सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट को अकड़े, अर्थात कि जब खाली पेट होता है तो आपका पेट अकड़ जाता है, आते सिकुड़ जाती है, तो कह रही है कि यदि हम अपने परिवार को भोजन उपलब्ध करा सके और हम बिना अपने पेट में अकड़न पैदा किए यदि हमें रात सोने मिल जाए, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो हम फिर भी ऐसी नारकी जीवन, ऐसी गंदी जगह पर रहने के लिए तैयार है, उन खेतों पर रहने की बजाय या अपने उस गांव में रहने की बजाय जो हमें भोजन नहीं दे सका। live here than in the fields that gave us no grain, उन खेतों पे रहने की बजाय जो हमें भोजन नहीं दे सके, हम ऐसे नारकी जीवन में रहने के लिए तैयार है यदि हमारे घर वालों को खाना मिल जाए और बिना पेट में जकड़न के हम रात को सो सके, अर्थात कि खाना उनके लिए महत्वपूर्ण था। से ए ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड का मतलब फटी हुई साड़ियों में लड़कियों का, औरतों का एक समूह था, उसमें से किसी औरत ने ये बात कही। When I asked them why they left their beautiful lands of green fields and river, ये जब लेखिका ने उस महिलाओं के समूह से ये पूछा कि तुम अपना इतना खूबसूरत देश, खूबसूरत हरे भरे खेतों का, नदियों का देश, बांग्लादेश जैसा देश छोड़कर आखिर तुम इस नारकी जीवन जीने के लिए इस झुग्गी झोपड़ियों में क्यों आ गए, जब ये पूछा गया तो उस औरत का जवाब ये था कि यदि दिन में खाना मिल सके, अपने परिवार का पेट पाल सके और रात को बिना भूख के यदि हमें सोने मिल जाए तो हम ऐसी जगह रहने के लिए भी तैयार हैं, या ये जगह उस जगह से बेहतर है जहाँ के खेत हमें अनाज प्रदान नहीं कर सके। Whenever they find food, they pitch their tent। और इनकी देखो क्या बता रहे हैं, इनकी फितरत देखिए। Whenever they find food, जिस जगह पर भी उन्हें भोजन मिल जाता था, मतलब खाने की सुविधाएं नसीब हो जाती थी, they pitch their tent, वे उसी जगह पर अपने टेंट गाड़ देते थे। That become transit home, ट्रांजिट का मतलब अस्थायी, that become transit home, और वही जगह उनके लिए क्या बन जाती थी, अस्थायी निवास बन जाती थी। मतलब इसे कहते हैं खाना बदोश की जिंदगी। बहुत समय पहले आदिकाल में व्यक्ति क्या था, खाना बदोश था, जगह जगह पे एक जगह से दूसरी जगह वो भ्रमण करता रहता था, जिस जगह भोजन मिल जाता था वहां निवास कर लेता था, वहां के आसपास का भोजन खत्म होता था, वहां से अपने तंबू उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था। अर्थात कि इसी प्रकार की खाना बदोश की जिंदगी एक प्रकार से सीमापुरी वाले कर रहे थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके साथ वे बच्चे वैसे ही बड़े हो रहे थे। बिकमी पार्टनर इन सर्वाइवल, और एक प्रकार से वो उन सबके जीवन को जिलाने में, अर्थात कि सबको जिंदा रखने में बच्चे भी उनकी मदद करते थे। अर्थात कि
पापी पेट के लिए 2 जून की रोटी के लिए बच्चे भी काम करते थे, पढ़ाई लिखाई से काफी दूर थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीने का मतलब था रैग पिकिंग, कचरा बीनना, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई काम उनको आता नहीं था। तो द ईयर इट हैज एक्वायर्ड द प्रोफेशन ऑफ ए फाइन आर्ट, और सालों तक यही काम करने के बाद कचरा बीनना भी एक प्रकार से उन लोगों के लिए एक कला सी बन गई थी, एक खूबसूरती सी बन गई थी उनके लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज था, जो कूड़ा कचरा था, वो उनके लिए किसकी तरह था? गार्बेज इज देम इज गोल्ड, गार्बेज कचरा उनके लिए सोने की तरह था। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए खाने की रोटी की तरह था। वाई द गार्बेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, प्रश्न घुमा के पूछ लेगा, सीमापुरी के लोगों के लिए कचरा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इट इज देयर डेली ब्रेड, एक प्रकार से वो कचरा उनके लिए उनकी रोटी की तरह था। ए रूफ ओवर देयर हेड, और वो कचरा उनके लिए घर की छत की तरफ था। इवन इफ इट इज द लीकिंग रूफ, भले वो अलग बात है कि उनकी छत टपकती हुई थी, तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि कचरा उनके लिए सोने की तरह था, क्योंकि यही कचरा उनके लिए रोटी था, यही कचरा उनके लिए मकान था, यही कचरा उनके लिए टपकती हुई छत की तरह था। अर्थात कि देखिए, जब जीवन जीने के सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो, और जो रास्ता भगवान खोलता है या हम उसे खोलते हैं, तो और उसके अलावा कोई जब दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें वह हर काम करना पड़ता है जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी होता है। देखिए, हमारी मान पद प्रतिष्ठा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये तब तक ये सवाल हमारे सामने, बुनियादी सवाल सिर्फ तब तक ही खड़े रहते हैं जब तक कि हमको ये नहीं लगे कि हमारे पास दूसरा विकल्प, हर विकल्प जब खत्म हो रहा होता है तब इस प्रकार के सवाल हमारे सामने नहीं आते हैं। 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई थोपा हुआ वक्त नहीं हूं। आप ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को आप पे थोप रहा हूं। और जहां मुझे लगे कि मुझे लोग यूं समझने लगे कि यार एक प्रकार से बर्डन है, बोझ है, तो आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के लिए बोझ नहीं। ग्रुप में बहुत सारे 50, 60, 70, 80 बच्चे हैं, जैसे कि टोकर स्कूल के बच्चे भी है, प्रताप चावड़ के बच्चे भी हैं। यदि आपको लगता है कि मैं बोझ बन रहा हूं तो आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, जिसको ये लगता है कि यार इसको सबका ये जो पढ़ाया जा रहा है उसका पहले से संपूर्ण नॉलेज है, ऐसे ज्ञानी को भी ऑनलाइन क्लास में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि 1-2 दिन में देखूंगा, उसके बाद मैं फिर मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ने के इच्छुक नहीं है, तो मैं ग्रुप में मैसेज करके पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक होंगे, व्यक्तिगत उन्हें मैं ऑनलाइन लिंक भेज दूंगा और वो क्लास अटेंड कर पाएंगे। जबरदस्ती किसी को पढ़ाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पहली बात, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए समझो कहेंगे तो मुझे भी तो टाइम निकालना पड़ता है। आपको क्या लगता है इस बोर्ड को भरना, क्योंकि मैं किताब लेके पढ़ा सकता हूँ, पर किताब लेके शायद मेरे एक्सप्रेशन पूरे नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है, लगभग आधा घंटा लिखने में इसे लगता है। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूं, ये मतलब समझिए कि जितनी आप मेहनत करते हो उतनी की उतनी मेहनत मुझे भी करनी पड़ रही है। फिर भी यदि आपको ये लगे कि आप जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, प्रकाश जी ने कहा इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, किसी टीचर ने कहा इसलिए पढ़ना, नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी पढ़ना चाहेगा उसे पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन में देख लूंगा कि कौन कौन बच्चे रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं, फिर मैं ग्रुप में लिंक सेंड करना बंद कर दूंगा। उन बच्चों को जो रेगुलर रहे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से लिंक में सेंड कर दिया करूंगा, उनकी क्लासें में लेता रहूंगा। इसलिए यदि आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो पूरे मन से कीजिए, आधे अधूरे मन से नहीं। अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता है। हाँ, ये समझ लीजिए कि आधे घंटे का हमारा कन्वर्सेशन है, टॉकिंग है, हो सके आपको ये आता भी हो तो कुछ और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यदि वापस आया हुआ वापस पढ़ भी लोगे तो भूल जाओगे, ऐसा भी तो नहीं है। इसलिए इस चीज का आप लोग ख्याल रखें, समय के पाबंद बनिए। मैं हमेशा कहता है और डोंट वेस्ट द टाइम, आइदर टाइम विल वेस्ट यू। समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और मेरी इच्छा भी है कि 12th वालों के लिए ऑनलाइन अपन एक दिन
एक इंस्पायरेशनल क्लास अपन चला लें, एक मोटिवेशनल क्लास अपन चला लें, या मैं या कोई और भी हो उस पर, ताकि कि आप लोगों की जो बैटरियां डिस्चार्ज हो चुकी है वो बैटरियां फिर से डिस्चार्ज हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, समय कम, इतना चूंकि मुझे भी किसी काम से अर्जेंट बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके 5 मिनट थोड़े मैंने कम लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए नाइस डे।